परिवार से नहीं था, ना मुझे कभी संभावना थी कि मैं राजनीति भी करूँगा। गरीब परिवार से थे, हमारे भाई यहाँ पर पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते जब वो उनकी बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, तो मैं ये आपको एक वाक़या ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगा। मैं अपने स्मरण में जीवन में ये रखता हूँ। वही एक टर्निंग पॉइंट है कि जो मुझे राजनीति की तरफ खींच करके ले गया। जब मैं यहाँ पर शुरू में आया तो मैं तीसरी कक्षा में था। हमारे भैया हाई सेकेंडरी में पास करके कॉलेज में गए, तो उस टाइम पे क्या होता था, मेरिट बनती थी, मेरिट में नाम आता था, सूची चिपकती थी कॉलेज में, और वो निकल जाया करती थी। जो बेचारे गांव से जो छात्र आया करते थे, जिनके मेरिट में नाम आते थे, वो दिन भर इंतज़ार करते थे, सूची चिपकती थी। ऐसे ही मैं तो कुछ छोटा था, तीसरी कक्षा में पढ़ता था। हमारे भाई जा कर के मुझे ले कर के कॉलेज रोज़ बैठ जाते थे, चूँकि कमरा लिया नहीं था अभी, क्योंकि एडमिशन हुआ नहीं था। हरपालपुर से हाई सेकेंडरी पास करके आए थे वो, तो पहले हरपालपुर में रहते थे हम लोग, 3 साल लगभग हरपालपुर में रहे। तो हमारे भाई, जबकि उस टाइम पे कोई फर्स्ट डिवीज़न लाना बहुत बड़ी बात होती थी, उनकी 61% हाई सेकेंडरी में थी। वो आकर के उनने यहाँ पर देखा तो 8 दिन हम रोज़ पार्क में, मुझे आज भी याद है कि महाराजा कॉलेज के सामने जो पार्क है उसमें बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे कि आज सूची जब ना कोई ऐसा राजनीतिक परिचय था, ना कोई यहाँ पर ऐसे परिचित के लोग थे कि हम जा कर के उनसे मिलें, उनसे एडमिशन की बात करें। तो उनकी सूची निकल गई, चिपक गई, शाम को निकली। राजनीतिक प्रभाव के कारण उस टाइम पे ऐसा दबदबा रहता था कॉलेज में, चूँकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बड़े बड़े नेताओं की चलती थी, नाम सुना करते थे हम लोग, सतबीर चतुर्वेदी जी, मुन्ना राजा जी, उन लोगों के नाम, उनकी सूचियाँ आया करती थी, एडमिशन हो जाया करते थे। तो वो सूची निकल करके फट गई। दूसरे दिन हमारे भाई को पता चला कि हमारा तो सूची निकल गई, फट गई, एडमिशन हो गया और क्लोज भी हो गई। तो बेचारे रोए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे सामने भाई रो रहा है इस कारण से कि हमारा राजनीतिक दबदबा नहीं है, कोई हमारा परिचय नहीं है। बेचारे वो चले गए, वापस चले गए। 1 साल उनने फिर रुके, अगली साल एडमिशन हुआ। तब मुझे लगा कि यार राजनीति से कुछ होता है। तो मुझे वो दिन याद है जब वो 2 दिन रोज उन्होंने खाया नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं था कि राजनीति, फिर मैं धीरे धीरे गया, पढ़ाई की। फिर ऐसा लगता था जब मैं कॉलेज में आया तब मुझे फिर वही दृश्य देखने को मिला कि एडमिशन और ये सब दूर से लड़के आ रहे हैं, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। कॉलेज में उस टाइम पे चुनाव भी होते थे, चूँकि हमारी टीम थी, वहाँ के बीच में रहना होता था। शुरू से मेरी आदत थी कि लोगों की मदद करना, लोगों के लिए संघर्ष करना, उनको अपने न्याय के लिए उनकी लड़ाई लड़ना, उनको उनका अधिकार दिलाना, ऐसी कॉलेज में मेरी रुचि थी। कॉलेज में चुनाव हुए, धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा। हम लोग चूँकि पहले साथ में रहते थे, विद्यार्थी परिषद में काम किया, तो सीधे मुझे विद्यार्थी परिषद में जिम्मेवारी मिली और मैंने युवाओं के, छात्रों के बीच में काम किया। 3-4 साल हम लोगों ने महाराजा कॉलेज में जो विद्यार्थी परिषद के रहते, हमारा जो विद्यार्थी परिषद का जो प्रतिनिधित्व रहता था, वहाँ पर जो अध्यक्ष होते थे, सारी पोस्टें जो रहती थी जिले की रहती थी। मैं जिला संयोजक भी रहा, सह संयोजक भी रहा। पूरे के पूरे जो हमारे विद्यार्थी परिषद के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और सीआर जितने भी बनते थे सारे, उसमें बहुतायत में हमारी विद्यार्थी परिषद के लोग जीतते थे, जिससे हम युवाओं के बीच में हमने काम किया और मुझे फिर बहुत मज़ा आने लगा। मुझे लगा कि मैं आज उस सपने को पूरा कर पा रहा हूँ कि जिस दिन मेरा भाई रोया था तो मुझे बहुत मज़ा आता था जब मैं किसी गरीब को एडमिशन कराता था। वो गरीब बेचारी बहन, गरीब एक लड़का अपने बाप के साथ में आकर के गांव से, चंदला से, सरबई से, बड़ा मलहरा से, हरपालपुर से आकर के, और वो जब दिखते थे तो मैं उनसे पूछता था पहले से कि क्या परेशानी है। और यह करते करते एक जुनून बन गया। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं विद्यार्थी परिषद में मुझे जिम्मेवारी मिलेगी। मुझे विद्यार्थी परिषद में जिम्मेवारी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं युवा मोर्चा का सीधे विद्यार्थी परिषद से जिला अध्यक्ष बनूंगा। पार्टी ने देख करके मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। मुझे नहीं पता था कि सीधे मुझे टिकट मिलेगी। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो अपने काम में लगा रहा। हाँ, ये है कि जो मुझे जिम्मेवारी मिलती है मैं उसे बखूबी और जुनून की हद तक काम करके अपने उस काम को अंजाम देता हूँ। यही कारण है कि आज मैं यहाँ पर। सुना है आप पढ़ाई के समय कमज़ोर थे, आपके भाई आपको बार बार पीटते थे, क्या चाहिए क्या बचपन? हाँ,
चूँकि हमारे भाई 24 घंटे चूँकि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, उनने एमएससी बीएससी बहुत अच्छे मार्क्स से पास की थी। एमएससी में भी उनकी उस टाइम पे 75-76% थी। पीएससी की तो उनको ये था कि हमारा भाई भी पढ़े लिखे, चूँकि हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। हमारे माँ बाप बेचारे किसानी करते थे, वो किसानी से पैसा भेजते थे परेशान हो कर के। उन्हें पता तो हमें भी था, लेकिन ऐसा था कि पढ़ने में ज़्यादा मेरा मन नहीं लगता था। हाँ, 12वीं तक मैं पढ़ा। मुझे एक वाक़या है, मैं 12वीं में चूँकि एक साल में ड्रॉप किया, तो फिर मुझे ये था कि मैं 1 साल पढ़ूंगा। तो मैंने अपने बड़े भाई से कमेंट किया, देखो 12वीं में पास करूंगा, अगर फर्स्ट क्लास आऊँगा तो फिर नहीं कहना आप मुझे पढ़ने के लिए। बोले ठीक है। उनको ये था कि 12वीं तो अच्छे से निकल जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं मेरे मित्रों को जो भी मेरे साथ उन्हें पता है कि फिर मैंने जुनून ठान लिया कि मुझे 12वीं अच्छे मार्क्स से पास करनी है। तो मैं आपको बता दूँ, 3 महीने मैं घर से नहीं निकला, और मैं इतना पढ़ा, इतना पागलपन की तरह पढ़ा कि फिज़िक्स, चूँकि 12वीं मेरी मैथ से थी, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री थी, मुझे डेरिवेशन रट गए थे। मुझे केमिस्ट्री के मतलब रट लिया था मैंने, इतना पढ़ा था कि 3 महीने में। और जब मार्क्स आए तो मैं गुरुकुल स्कूल में पढ़ता था, वो मुझे जानते थे सारे टीचर। और जब मेरे मार्क्स आए, मेरी फर्स्ट डिवीज़न बनी, ना तो मुझे भरोसा था, ना मेरे घर वालों को था। वो विद्यालय के जो टीचर थे हमारे, उनको तो था ही नहीं। उनके फ़ोन आए कि भैया तुम्हारी फर्स्ट क्लास बन गई। हमने कहा गुरुजी बन गई तो ठीक है। तो मुझे ये खुशी हुई कि मैंने बस अब 12वीं पढ़ ली, अब मुझे बस टाइम पास के लिए पढ़ना है। ग्रेजुएशन की मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था, एलएलबी भी की है। किन्हीं कारणवश चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में फिर मैं इतना संलिप्त हो चुका था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास आउट हूँ, मैं बताने में कोई संकोच। थर्ड ईयर में मैं फिर नहीं कर पाया। तो ये मेरी शिक्षा है, हाँ, पढ़ाई में। लेकिन जब भी मैंने, जैसे एलएलबी में भी, और जब भी मैंने इच्छा की कि मुझे करना है, तो मैंने करके दिखाया है। आप अपने बचपन में क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, एनसीसी में भाग लेना आपका एक बहुत रुचि थी। क्या वजह थी आखिर क्रिकेट में सोचना, भविष्य बनाना चाहती थी, फिर परिस्थिति कहाँ से कहाँ ले आई? मेरे जो जीवन में मिला है, मैं बता दूं, मुझे मेरे भाई से मिला है। क्योंकि भाई, मेरे माँ बाप गांव में रहते थे, मुझे यहाँ लेकर के आए। वो पढ़ते थे बेचारे, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे उनने उस स्कूल में एडमिशन कराया था जिसमें कलेक्टर और एसपी इस रैंक के अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे। क्रिश्चियन स्कूल उस टाइम का सबसे अच्छा स्कूल था छतरपुर में। आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 35 साल पहले। तो क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन कराया था मेरा। मैं पढ़ा वहाँ, मेरी 6th तक एजुकेशन भी हुई। उसके बाद में आकर के नंबर 2 में मेरा एडमिशन हुआ। जब पढ़ाई में मैं ठीक नहीं निकला, तो हमारे भाई का ये सपना हो गया। उस टाइम पे मुझे ये था कि भाई क्रिकेट में शायद इसको सफलता मिल जाए। तो उस टाइम पे उनने एक अच्छा महंगा बैट दिलाया, जबकि संपन्न नहीं थे हम लोग। हमारे पिता का भी ये सपना था कि भाई किस चीज़ क्षेत्र में एक लड़का पढ़ गया है, एक लड़का चलो इस क्षेत्र में निकल जाए शायद। तो मैं दिन रात केवल, तो फिर भाई ने भी सोच लिया था कि चलो पढ़ ही नहीं रहा है, चलो इस क्षेत्र में भी अगर चाहे तो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है। तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। मारते ज़रूर थे, जब शाम को दिन भर खेल करके आता था तो मारते थे, रोज़ ठुकता था, लेकिन मैं फिर सुबह से बैट ले करके निकल जाता था। पूरे दिन मैच खेलता था, इससे मैच उससे मैच। उस टाइम पे चूँकि इन चीज़ों से मैं जुड़ा रहा, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व, हमेशा मैं कैप्टन रहा। ये मेरे जीवन में ये सिखाता है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये कहना भी चाहूँगा कि अगर कोई भी काम करना है तो जुनून की हद तक करो, सफलता निश्चित मिलती है। जैसे मैंने क्रिकेट का बताया आपको, भले ही मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन खेलता इतना था कि सुबह से लेकर शाम तक। तो कहीं ना कहीं चूँकि कई ऐसी आर्थिक परेशानियां भी आती हैं, बाहर जाने को नहीं मिलता है, कोई कोच नहीं होता है अपने पास, खुद सीखना खुद खेलना। लेकिन जहाँ पर भी खेला मैं, तो मैं कैप्टन रहा। फिर मुझे ये था कि चलो, मैं देखता था, मुझे शुरू से ये था, राजनीति की तरफ तो कोई दिमाग नहीं था। हमारे भाई जब नौकरी के लिए जाते थे और इंटरव्यू में उनके मार्क्स कम हो जाते थे, हमें सुनने में आता था कि खेल कूद के 4-5 मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो दरोगा में हो, चाहे वो शिक्षा विभाग, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए।
तो वो उनके मार्क्स कम पड़ जाते थे, तो मुझे कष्ट होता था कि यार हमारे भाई की इसलिए नौकरी नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरफ जाऊँ तो ये मार्क्स मेरे हो जाएंगे, और पढ़ाई के थोड़ी कमज़ोर है तो ये कलेक्ट करके, और हाँ, तो फिर मैंने खेल की तरफ किया। तो प्रमाण पत्र में आज दिखा, अगर समय नहीं है, नहीं तो मैं दिखाया था कि मेरे पास संभाग के, स्टेट के, फिर मैंने क्रिकेट की तरफ करके फिर मैं खो खेला। तो आप पता करना, मैं जबलपुर संभाग गई थी, हमारे गुरुजी लोग भी हैं जो क्रीड़ा अधिकारी थे उस टाइम पे, तो मैं कैप्टन बन के गया था स्टेट का। फिर मैं क्रिकेट के बाद मैंने एनसीसी ली। तो आप पता करना, जुनून, वो मैंने बताया ना कि जुनून, जब मैं खो के लिए था, मुझे खो खेलना नहीं आता था, 1 साल में मैंने इतनी स्टेमिना कर ली थी, आपको अतिशयोक्ति लगेगी। मेरे जो बचपन के मित्र हैं तो उनसे पूछना कि मैं स्टेडियम के 25 चक्कर लगाता था, 25। क्योंकि बोल रहा हूँ, मुझे खुद लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ तो लोग सोचेंगे कि झूठ बोल रहा है। मेरे जो मित्र, उनसे पूछना, वो देखते थे। दीपक तिवारी मेरा मित्र है बचपन का, कुछ उसका केवल ये था कि उस टाइम पे हमारे पास इतना किराया नहीं था, मैं बहुत अभिन्न मित्र है बचपन का, तो मुझे उससे मिलना था। वो जबलपुर पढ़ता था, मुझे जबलपुर लगना था स्टेट, तो मुझे ये था कि जबलपुर, तो इतना जुनून और पागलपन था कि आशीष तिवारी या टीचर ही बांके कहलाते, वो दौड़ता था मेरे साथ में, अन्नी नायक, अनिल नायक है, तो वो दोनों लोग, हमें 25 चक्कर लगाता था। इतनी स्पीड हो गई थी कि फिर मैं कैप्टन बना, संभाग खेला, जबलपुर गया, किक्की दादा हमारे कोच बन के गए थे, आपको पूछना अगर वो हो। फिर मैं एनसीसी में आया, मुझे लगा कि मुझे थानेदार बनना। मैं देखता था गुंडागिरी चल रही, ये चल रही, मुझे लगा क्या लोगों को न्याय कैसे दिला सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अपन थे नहीं, हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी नहीं, अपन दरोगा बन के इनको सब कुछ ठिकाने लगा सकते हैं। ये मन में जुनून आया कि आतंक, गुंडागिर्दी, ये सब चल रहा है, इसको केवल थानेदार, पुलिस है जो मार सकती है। तो मुझे लगा पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स काहे से एनसीसी, अगर कोई एनसीसी में अगर रहता है तो वो थानेदारी के लिए परफेक्ट है। तो मैंने फिर एनसीसी ली। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो 8वीं में मुझे एनसीसी मिली, अरजरिया जी हमारे वहाँ एनसीसी के टीचर थे, तो उनने 8वीं में मुझे सार्जेंट बना दिया था वहाँ। और मैं परेड जब करता था ना, तो मुझे याद है तत्कालीन आरआई थे, 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड चलती थी, तो उस टाइम पे एसपी साहब पहुँचे थे तत्कालीन, आरआई एसपी साहब खड़े थे, और आरआई साहब ने कहा था, मैं ये नहीं कि आप जब क्वेश्चन बोला, जब बोलते हैं ना परेड सावधान, इस तरीके से जो सार्जेंट होता है बोलता है, जब मैं बोला और परेड देखी तो उनने कहा कि इस बच्चे से सीखो। मुझे आज भी वो वर्ड याद है कि इसकी आवाज़, इसकी परेड, इससे सीखो। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि आप सबसे अच्छा ये बच्चा कर रहा है। उसका कारण ये था कि मैं इस चैनल के माध्यम से, वह जुनून ये कहलाता है कि मैं रात में भी जगता था और बाथरूम जाता था तो परेड करते हुए जाता था। और ऐसी क्रिकेट में जब मैं खेलता था ना, तो रात को भी जाता था तो हाथ घुमाते हुए जाता था। तो ये सब कारण है कि मैं इन सब क्षेत्रों में रहा जो भी जीवन में। तो कारण ये, मैं कुछ ये नहीं है कि काम किया तो फिर मैंने जुनून और पागलपन तक किया। चाहे वो एनसीसी हो तो मैं सार्जेंट रहा, खेल हो तो मैं कैप्टन रहा, स्कूल में भी आप पता कर लेना मैं हमेशा सार्जेंट रहा, मतलब वो मॉनिटर रहा। चुनाव होते थे, नंबर 2 में चुनाव होते थे तो मॉनिटर बनता था मैं। फिर यहाँ पे जब विद्यार्थी परिषद में काम किया तो 1 साल में जिला आंदोलन प्रमुख रहा, सीधे जिला संयोजक बना, सीधे जिला संयोजक बना, पर सीधे युवा मोर्चा 1 महीने बाद बना। मतलब भगवान की दया से इतना आशीर्वाद है कि जीवन में मेहनत बस करो, सफलता अपने मन से मिलती है। ये मतलब कोई अकाट्य सत्य है। और ये लोगों को, युवाओं को मेरा यही कहना है कि कोई भी काम करो जीवन में तो जुनून और पागलपन की तरह करो, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। आपने बताया कि मित्र मंडली आपकी बहुत रही, साथी बहुत रहे, सहयोगी, उन्हीं की दम पे आप छतरपुर ने मुकाम स्थापित किया है। ऐसे कोई साथी आपके 5 दोस्त ऐसे जो आपके हमेशा सुख दर्द में साथ रहे हों? पहले जब हम विद्यार्थी परिषद में काम किया, क्योंकि हम राजनीतिक परिवार से नहीं थे, हमारे साथ हमारे बड़े भाई जैसे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो चूँकि राजनीतिक परिवार से थे, उनके बब्बा जी जिलाध्यक्ष रहे,
तो उनके बब्बा जी के जाने के बाद चूँकि उनके परिवार में राजनीति शुरू हुई, हम लोग यहीं चौबे कॉलोनी में रहते थे, पहले नरसिंहपुरवा में रहते थे, चौबे कॉलोनी आया, उनसे चूँकि संपर्क था, उनने कॉलेज की राजनीति चालू की। तो हम देखते थे चूँकि क्षेत्र के जो बाहर के लड़के रहते थे, हमें उनकी मदद करने में बहुत मज़ा आता था। वो चैतुआ पैनल कहलाता था, उनके साथ में रह करके, चूँकि हम भी वो भी उसी स्टाइल में रहते थे, एक कमरे में रहते थे, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी मदद करना, उनके साथ रह करके, चूँकि वो युवा मोर्चा की राजनीति करते थे, युवा मोर्चा में हम लोग पहले सीधे हम विद्यार्थी परिषद में काम किया, उनके साथ रह करके राजनीतिक क्षेत्र में उनके साथ शुरुआत की। अब वो अपने स्थान पे काम कर रहे हैं, हम अपने स्थान पे काम कर रहे हैं। हमारे जो मित्र मंडली है, जैसे हमारे मित्र जो मैंने नाम बताया दीपक तिवारी है, वो हमारे बचपन का मित्र, सुख दुख का साथी है। आज भी हमारे आशीष वाजपेयी है हमारे, वो बचपन के मित्र हैं। कई ऐसे हमारे अभी भी मित्र हैं जो हमारे बचपन में। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिससे मेरे जीवन में संबंध बने हैं। मैंने यह प्रयास किया है कि मेरे द्वारा उनको कोई ऐसी बात मेरे द्वारा आहत ना हो कि जिससे मेरे संबंध में कोई खटास आए। मैं यही प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, और अपनी जो मित्रता है, मित्रता राजनीति अपने मन से होती चली जाती है। आप अच्छा काम करने के लिए निकलोगे, आप लोगों का सहयोग करोगे, आप लोगों के सुख दुख में शामिल होगे, आपका राजनीतिक परिवार कब बड़ा हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। यही मेरा राजनीति का उद्देश्य है। कॉलेज की राजनीति में अरविंद पटरिया का नाम विवादों से रहा, सुर्खियों में हमेशा रहा, हमने भी देखा पढ़ा है। उस समय जरूर हम इस लाइन में नहीं थे। क्या वजह थी आखिर कि आज के अरविंद पटरिया और उस अरविंद पटरिया में बहुत अंतर समझ में आ रहा है? क्या कारण क्या है? क्योंकि मुझे जो जीवन में दिया है वो विद्यार्थी परिषद ने दिया है, और मुझे आज कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी परिषद के राजनीतिक गुरु थे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मैं जब जिला सह संयोजक था, जब वो यहाँ के प्रांत संगठन मंत्री थे, जब मैं जिला संयोजक रहा तब वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के। तो जो हमें संगठन ने, विद्यार्थी परिषद ने जो संस्कार, ये सब जो नेतृत्व करने की क्षमता, ये सब राजनीतिक गुण जो सिखाए हैं, वो मुझे विद्यार्थी परिषद से मिले हैं। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए संघर्ष जरूरी रहता है, और संघर्ष करोगे आप तो निश्चित उस टाइम पे, चूँकि उम्र ऐसी रहती है, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में काम करना रहता था। कई ऐसे आंदोलन थे जिनको करना होता था, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ना होती थी। चूँकि विद्यार्थी परिषद संगठन है, कोई राजनीतिक दल से काम नहीं करता है मिलकर के, यह स्वतंत्र संगठन है, यह संघ का अनुसांगिक संगठन है, यह छात्रों के हित के लिए काम करता है। छात्रों की जहाँ पर भी कॉलेज में चूँकि अब युवा रहते हैं, तो उतना चूँकि हर प्रकार के छात्र रहते हैं, तो उनकी लड़ाई के लिए जो भी करना पड़ा, मैंने अपना स्वार्थ ना देखते हुए उनके साथ लड़ाई लड़ी, उनके अधिकारों को दिलाया, जो करना पड़ा वो मैंने उनके साथ मिल कर के, मैंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा। इसी को लेकर के, चाहे वो कॉलेज के चुनाव हों, चाहे वो कॉलेज की कई मांगे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, चाहे फीस माफ का हो, चाहे एडमिशन का हो, जहाँ पर भी होता था, क्योंकि हमारे पास टीम थी, हमारे पास युवाओं का साथ था, लोगों को भरोसा था हमारे ऊपर कि अगर हम भाई साहब के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो बहनें थीं उस टाइम पे जो पढ़ती थी, तो उनको भरोसा था, उनके गार्जियन को भरोसा था कि हम अरविंद के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से मदद होगी। मुझे खुशी होती थी कि अगर किसी बहन का मैं मदद कर पाऊँ, किसी भाई की मैं मदद कर पाऊँ, किसी की फीस माफ़ करवा पाऊँ। उस टाइम पे जन भागीदारी से चूँकि फीसें माफ़ हुआ करती, तो मुझे कहने में गर्व है। और मैं उस टाइम, हमारे प्रिंसिपल साहब राजौरिया जी रहे हैं, तो हम 50-50, 100-100 लोगों की जो गरीब बेचारे असहाय हैं उनकी मदद कर पाते थे। उनकी फीस में उस टाइम पे 5,000 रुपये और 6,000 रुपये बहुत होता था एक गांव के गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए। तो उनकी अगर हम 2-4 लोगों की रोज़ अगर फीस छुड़ा लेते थे, उनकी माफ़ करवा देते थे, तो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती थी कि आज हमने कुछ किया है और लोगों की मदद की है। तो ऐसे करते करते वो जुनून बन गया और विवादों में नाम आने लगा। कपड़े पहनने का शौक है आपको कि लोग ऐसे बीमर उड़ाते हैं? लोग बताते हैं कि बड़ा शौक है कपड़े पहनने का आपको। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम साधारण ही कपड़े पहनते हैं।
हाँ, शुरू से शौक़ रहता है, हर किसी का अलग अलग शौक़ है। मेरे और कोई शौक़ है नहीं, केवल कपड़ों का कह सकते हैं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे हमारे जो गुरु हैं राजनीतिक, तो उन लोगों को ऐसा कहना है कि अगर आप अपडेट रहोगे और अच्छे दिखोगे तो आपकी सोच अच्छी होगी, आपके काम करने में ऊर्जा आएगी और मानसिकता अच्छी रहेगी। साफ स्वच्छ कपड़े पहनने से व्यक्ति एक तो दिखता तो अच्छा है ही, मुझे लगता है कि उसकी सोच भी अच्छी रहती है और काम करने में ऊर्जा भी आती है। और यही मेरा सोचना है कि भाई आप अच्छे से रहोगे, साफ स्वच्छ रहोगे तो ऊर्जा रहती है अपने आप में और काम करने में मदद होती है। कोई आपको घर पे बुलाना चाहे खाने पे तो क्या पसंद है आपको सब्जी में? हम तो सब कुछ खा लेते हैं भैया जीवन में। हमें याद है इतना खाना बनाया है। हमारी फेवरेट आलू टमाटर की सब्जी है, चूँकि बेई सबसे सस्ती मिला था थी, इतनी बनाई कि दाल बनती है कि सब्जी बनती। तो कई बार जब हम भैया दोनों लोग रहा करते थे तो डिस्कस होता था कि अब दाल खात खात मुँह उगा तो टमाटर ले आए, आलू ले आए तो आलू टमाटर बना ले, और फिर हुआ तो सब्जी बना ली। तो ऐसा कोई खाने के लिए तो इतना है कि जिंदा रहने के लिए खाने को मिल जाए, कोई खाने का शौक़ नहीं है, कोई विशेष में हमारे ऐसे रुचि के व्यंजन नहीं है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले एक दशक से कुछ समय से देखा जाए तो पार्टी ने तीसरी श्रेणी के आदमी को पहले पायदान पर रखने का प्रयास किया है, मतलब युवाओं को मौका दिया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़े उम्र दराज लोगों को भाजपा नज़रअंदाज कर रही है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि उनको नज़रअंदाज कर रही है। पार्टी की ऐसी सोच है, चूँकि हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि नई जनरेशन आए, चूँकि नया नेतृत्व भी खड़ा करना है। बड़े बुजुर्गों का ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि सभी का समावेश करके, चूँकि पहले ऐसा मानना था और राजनीतिक दल भी आपने देखा होगा कि एकदम से ऐसी होड़ सी लगी कि युवाओं को प्रतिनिधित्व दें। और भी राजनीतिक दल हैं, आप देख रहे होंगे कि 50-50 साल के भी युवा लिखना पसंद करते हैं कि युवा हृदय सम्राट 51 साल का जन्मदिन भी मना रहा है। लेकिन उसका कारण ये है कि लोगों का युवाओं की तरफ रुझान है, लोगों का ऐसा मानना है, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी ऐसा मानना है, उनका आशीर्वाद रहता है हमेशा अपने परिवार में। जब अपने बड़े बुजुर्ग शिथिल हो जाते हैं और काम करने में अक्षम रहते हैं तो वो खुद स्वतः जिम्मेवारी अपने परिवार के युवाओं को दे देते हैं कि भैया अब तुम ये है, अब अपना संभालो। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवार भाव की तरह काम करती है। हमारे वो गार्जियन हैं, उनको ये कभी कष्ट नहीं होता है कि हमारे युवा भाई नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे युवा भाई काम कर रहे हैं। वो स्वतः आशीर्वाद दे करके और प्रसन्न मन से, चूँकि उनका राजनीतिक जीवन उनको मिल चुका होता है, किस्मत में जिसको जो होता है वो मिलता है, तो वो स्वतः ही हम लोगों को, मुझे देखने में आता है जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाता हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग सभी स्नेह देते हैं, सभी प्यार देते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तरक्की करो, उन्नति करो, अपने राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल करो। तो ऐसा नहीं है, युवाओं को उनका ऐसा मानना है, पार्टी का भी ऐसा मानना है और हर क्षेत्र में भी ऐसा मानना है कि युवाओं को अगर जिम्मेवारी देंगे तो वो निश्चित रूप से अच्छा काम कर पाएंगे, एनर्जी से काम करवाएंगे, नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे और पार्टी को अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और पार्टी के लिए शिखर पर ले जाने के लिए जो भी बन पड़ेगा। तो निश्चित भी जो युवा होगा तो ज़्यादा एनर्जी से काम करेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। यही एक बात कह सकते हैं कि हाँ, पार्टी आजकल यह ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम युवाओं को मौका देंगे, जिससे कि हमारी पार्टी में नई पीढ़ी खड़ी हो सके, जिससे आने वाले समय में हमारा नया नेतृत्व खड़ा हो सके। यही कारण है। देखो, मलखान सिंह भाजपा के दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए गए, कार्यकारिणी घोषित क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है? हम लगा एक साल भी निकल चुका उनका, अब लगभग 1.5 साल होने को आया, क्या कारण रहा? नहीं, मलखान सिंह जी उसको दोषी नहीं इसमें ठहराया जा सकता, क्योंकि शायद आपको लग रहा होगा कि जिले के पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भी घोषित नहीं हुई है। सभी जगह के, चूँकि कोरोना काल
आ गया। पहले प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, फिर अब ये था कि जिलाध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी घोषित करना है। सारी कार्यकारिणियाँ बन चुकी हैं, सब कुछ है, लेकिन चूँकि वर्तमान में एक ऐसा परिदृश्य आया था कि अगर हम राजनीति की बात करते तो हमें नहीं लगता कि कहीं मतलब ये शोभनीय होता। एक तरफ आदमी सांसों के लिए जूझ रहा है, एक तरफ आदमी बीमारी से लड़ रहा है, चारों तरफ मतलब लोग दुख में हैं, कई लोग वेंटिलेटर, कई परिवार के लोग वेंटिलेटर पे हैं, किन्हीं को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कई के यहाँ गमी हो गई है। ऐसे में अगर हम अपनी पार्टी की जो कार्यकारिणी है वो घोषित करते तो निश्चित रूप से हमें खुद अच्छा नहीं लगता। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने ये तय किया कि ये सब शांति हो जाए, राजनीति हम बाद में कर लेंगे। पूरी पार्टी ने, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, जो हमारे दल ने जिस प्रकार से एक अलग छाप छोड़ी है कि जनता, जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हम जनता के सुख दुख में साथ खड़े दिखाई देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रदेश नेतृत्व, चाहे हमारा जिला नेतृत्व और चाहे हमारा मंडल नेतृत्व, सभी ने जितनी जिसकी सामर्थ्य थी पूरे मनोयोग से लोगों के सुख दुख में शामिल होने का प्रयास किया है। यही कारण है कि अभी हम लोगों ने कार्यकारिणी नहीं घोषित की है कि अब शांति हुई है, अब हम ठीक ठाक पटरी पे आई है, जनजीवन ठीक ठाक हुआ है, तो अब कार्यकारिणियाँ घोषित होंगी और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणियाँ भी बकाया। केवल आपने कोरोना को लेकर सवाल बताया कि किस तरह जूझा, सब आपने हालात देखे, सबने हालात देखे। आखिर इसमें दोषी सरकार और सत्ता को लोग ठहरा रहे, क्या वजह है आखिर? चूंकि कांग्रेस खुलकर सामने आती है बार बार। आपको पता होगा, आपने इतने, चूँकि आप सक्रिय पत्रकार हैं, अब आम जनता भी जान चुकी है कि जिस प्रकार से र्यूमर उड़ाए जा रहे थे, फुर्सत थे कांग्रेसी, क्योंकि उन्हें निकलना नहीं था, केवल मोबाइल हाथ में था, घर में पैक हो गए थे, लिखना बस था, टूल किट युवा नेता चलवा रहे थे। इक्यावन साल के जो युवा हैं वो टूल किट में लगे हुए थे कि कैसे सरकार को बदनाम किया जाए, कैसे मोदी जी को बदनाम किया जाए, कैसे शिवराज जी को बदनाम किया जाए, कैसे संगठन को बदनाम किया जाए। तो मुझे बताने की, मुझे लगता है कि अब आवश्यकता है, सब जनता जान चुकी है। और जिस प्रकार से इस कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने और इस प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी ने, हमारी पार्टी ने, जिस प्रकार से विष्णुदत्त शर्मा जी ने दिन रात मेहनत करके, आप देखते होंगे आंकड़ों के माध्यम से कि अगर मोदी जी ने जो अपनी छाप पूरे विश्व में छोड़ी है इस कोरोना काल में, और शिवराज जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से छाप छोड़ी है, और संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो अपनी मेहनत और पूरी पार्टी के दम पर जो छाप छोड़ी है, तो दूसरे राजनीतिक दल को केवल और केवल आरोप लगाने से, आप खुद, मुझे लगता है पता है, और कि आप खुद संक्रमित हुए हैं, और भी लोग, जितने लोग हुए हैं, कि जो संक्रमित होने के बाद निकल करके आया है, उस टाइम पे तो मुझे लगता है, चूँकि हर कोई को हमने बहुत, सबने बिल्कुल इतने निकट से कोरोना को देखा है, क्योंकि ऐसे शायद ही कोई बचा हो कि जिनके परिवार के, जिनके नज़दीकी, जिनके मित्र इससे संक्रमित ना हुए हों। तो सरकार ने जो भूमिका, हाँ, चूँकि कुछ दिन, 7-8 दिन का ऐसा समय था, कुछ भी होता, आज अपने परिवार पर, एक साथ परिवार में सब लोग बीमार हो जाएं तो, और गार्जियन से कहा जाए कि अब संभालो, तो 5-6 दिन तो संभालने में परिवार को लग जाएंगे। तो लोगों को तो देश संभालना था, प्रदेश संभालना था। बोलने वालों के लिए केवल इतना है कि उन्हें केवल उंगली चलानी थी, उन्हें केवल लाशों की राजनीति करनी थी। मैदान में एक नहीं निकले, मैदान में एक नहीं दिखाई दे। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप जाकर के आपने क्या किया? पैसे के दम पर कोरोना पे जीत दिलाना, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के काम किया है। तो मुझे गर्व है कि आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय शिवराज जी ने, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने जिस प्रकार से, और उसी का फल है कि आज हम इतनी जल्दी कोरोना से निजात पा पाए। अभी कोरोना से जो शांति हो पाई है, वही कारण कि सरकार ने जिस प्रकार से दिन रात मेहनत करके
अभी सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। जो दिन रात अभी भी हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, रुकी नहीं है। दिन रात मेहनत करके 18-18 घंटे मोदी जी, शिवराज जी और विष्णुदत्त शर्मा जी दिन रात मेहनत करके कैसे आने वाले जो तीसरी लहर है उसकी चुनौती को कैसे हम उससे लड़ पाएँ, दिन रात कहाँ पर हम नया हॉस्पिटल संचालित कर पाएँ, कैसे हम नए और प्लांट लगा पाएँ, तो इसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस केवल मोबाइल चला रही है, टूल किट तैयार कर रही है, सरकार की छवि बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, यह काल राजनीति करने का नहीं है, केवल उंगली चलाने का नहीं है, थोड़ी पैर और दिमाग भी चलाओ, जिससे कि जनता को आप लोग भी हम सब मिल कर के एक ऐसे, चूँकि यह राष्ट्र का मुद्दा है, यह प्रदेश का मुद्दा है, यह परिवार का मुद्दा है, इसी क्षेत्र में, इसी देश में हम रहते हैं और अगर ये रहेगा तो हम रहेंगे, राजनीति बाद में कर लेंगे। अभी इस लड़ाई में सब एक साथ होकर के राजनीति से ऊपर उठ के सबको मुझे लगता है काम करने चाहिए। एक दूसरे की कमी नहीं ढूंढना चाहिए, जहाँ कमी लगे वहाँ बताना चाहिए, जिससे कि हम उन कमियों को दूर करके और जनता को लाभ दिला पाएँ। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट बनना था, 15 मई तक कंप्लीट होने के निर्देश थे, वो अभी भी अधूरा पड़ा है। कोरोना में डील होती हुई सब शिथिल शांत जहाँ का तहाँ हो गया। ऐसा नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी चूँकि 2 दिन पहले कलेक्टर साहब से बात हुई थी कि प्लांट तो कुछ ही, चूँकि उसका